नमस्ते। अब हम देखेंगे ट्रैकियाइटिस और ब्रोंकाइटिस। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, शरीर में क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसकी फंक्शनल एबिलिटीज क्या क्या हैं, पहली बीमारी जो राइनाइटिस थी, दूसरा डीएनएस, फिर साइनसाइटिस, लैरिंजाइटिस, ये बीमारियां हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है वो हो सकती है ट्रैकिया पर इन्फ्लेमेशन। ट्रैकिया जैसे हमने देखा था कि यहां से ये नेजल कैविटी के बाद ये लैरिंग्स आया और ये आया ट्रैकिया। ट्रैकिया पे ये ट्रैकियल रिंग्स होती हैं और इसके बाद सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज से ये ट्रैकिया जो है ये ब्रोंकाइज में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से फिर ये फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो अब जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के लेवल पर जब इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रैकिया पर इन्फ्लेमेशन का मतलब है यही पूरी 5 चीजें। ट्रैकिया पर सूजन आ जाए, ट्रैकिया में अंदर लालामी आ जाए, फिर ट्रैकिया में गर्मी रहना चालू हो जाए, ट्रैकियल लेवल पर अगर आपको दर्द होना चालू हो जाए और ट्रैकिया की कार्यक्षमता में जब कमी आ जाए, तब इस बीमारी को बोला जाएगा ट्रैकियाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ये 5 चीजें और ट्रैकिया पर हो रही हैं, इसलिए ट्रैकिया में आइटिस जोड़ दिया, ट्रैकियाइटिस हो गया। ठीक है, अब ट्रैकिया में अगर ये 5 चीजें आएंगी, यहां पर सूजन आ जाएगी तो क्या लगेगा, ये है ट्रैकिया आपका। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लेते हैं ऐसे करके सूजन आ गई, सूजन आ गई तो बहुत सिंपल सा है, आप केवल देख के समझो कि यहां अगर सूजन आ जाएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना चालू होगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी क्योंकि एयर को यहां से इस जगह से ही पास होते हुए यहां आना है, तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना चालू हो जाएगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ में आपको कफ भी रहेगा। हो सकता है ट्रैकियाइटिस का रीजन एलर्जिक साइनसाइटिस रहा हो, एलर्जिक राइनाइटिस रहा हो, तो आपकी नाक भी बंद रहेगी, फिर आपके गले में भी प्रॉब्लम रहेगी, फिर आपका ये वाला हिस्सा जो है मीडियास्टिनल एरिया में जो ट्रैकिया होता है, इस हिस्से में भी डिस्कंफर्ट रहेगा हमेशा। कब ऐसा लगेगा जैसे यहां गले में कुछ फंस गया है। ट्रैकियाइटिस का एक क्लासिकल साइन होता है, ऐसा लगेगा जैसे कुछ फंस गया है। आज भी मेरे पास सवेरे सवेरे कॉल आया कि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अटक गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो अटकने को ट्रैकिया में कोई ऐसा तो है नहीं कि आलू का छिलका अटक गया है, ट्रैकिया में तो नहीं अटक सकता। फिर ट्रैकिया में क्या अटक रहा है, अटका हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन ट्रैकिया पर सूजन आ गई है। अब सूजन काय में आई है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये ट्रैकिया है मान लेते हैं, बड़ा कर दिया है इसको, और ये इसकी नॉर्मल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है ट्रैकिया की दोनों तरफ से। अब ये नॉर्मल म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये ऐसे करके फूल गई। अब ये जो फूल गई, पहले इतनी जगह मिल रही थी हवा के जाने में, अब कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, तो अटका अटका तो महसूस अपने आप ही होगा। तो ये अटकन जो लग रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा केस है। आप केवल गर्म पानी, एक पतीली में गर्म पानी करो, उसमें या तो विक्स या फिर कार्बोल के कैप्सूल या फिर लौंग या तुलसी के पत्ते या सफेदे के पत्ते डाल दो, इनमें से कुछ भी, और अच्छे तरीके से डीपली इनहेल करो। गर्म हवा जो है, जो भाप निकल रही होती है, ये पतीला है, इसमें ये पानी भर लिया, इसमें मान लेते हैं ये आपने पत्ते डाल दिए सफेदे के, और अब जब गर्म किया तो इसमें से ये भाप निकल रही है, और ये निकलती हुई भाप जो है, ये भाप आपने नाक से होते हुए इस भाप को यहां तक पहुंचाया। अब जैसे ही ये गर्म भाप यहां निकल के आएगी, सूजन पर जब गर्मी लगेगी तो धीरे धीरे करके यहां पर जो भी कुछ इंफ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जमा थे वो धीरे धीरे करके धुलना चालू हो जाएंगे। प्लस अगर इसमें सफेदे के पत्ते पड़े हुए हैं तो सफेदे के पत्ते क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, फिर म्यूकोलाइटिक होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो म्यूकस जो चिपक गया था वो छूट जाएगा और एक्सपेक्टोरेशन के साथ निकल के बाहर आना चालू हो जाएगा, और यहां पर ट्रैकिया में आपको इंस्टेंट आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो सफेदे की भाप एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मानी जा सकती है। गर्म पानी के गरारे आप यहां करा सकते हैं, छाती पर इस वाले हिस्से पर गर्म सेक करा सकते हैं। अगर आपको सूजन ज्यादा लग रही है, डिस्कंफर्ट ज्यादा लग रहा है,
तो आप कभी कभी गर्म ठंडा सेक भी करा सकते हैं। केवल आपको ये देखना पड़ेगा कि गर्म अकेला करा लो, गर्म ठंडा केवल तब कराना है जब कफ की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ठंडे से कफ बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके साथ में आप नेचुरोपैथी में गर्म बाथ स्नान कर सकते हो, ट्रैकाइटिस के लिए आप स्टीम बाथ कर सकते हो, सन बाथ, सोना बाथ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट माने जाते हैं। एलिमिनेटिव प्रोटोकॉल आपको हमेशा सेट रखना है। एलिमिनेशन में आप यहां भी क्या करोगे, मिट्टी पट्टी कर नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे, आप छाती पीठ पर गर्म सेक कर लो, पेट पर गर्म ठंडा सेक करा लो और उसके बाद एनिमा करा लो। एनिमा कराने के बाद जैसे ही आप फ्री होते हो फिर आप मसाज करा लो छाती पर अच्छे तरीके से, हल्के हाथ से गर्म करके तेल को, और फिर आप गर्म कंप्रेस करके या गर्म लपेट बांध करके पेशेंट को छोड़ सकते हैं। सफेदे की भाप करवा सकते हैं जाते समय, अदरक प्याज का कंप्रेस कराया जा सकता है। ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होंगे नेचुरोपैथी में, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब नेचुरोपैथी में सामान्य तौर पर आजकल जो चल रहा है कि आज ट्रीटमेंट दिया है तो कल बदल दो, जो कल दिया है परसों फिर बदलो। तो बदलने की आवश्यकता कहां है? हम देखते हैं कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंफ्यूजन में होता है, तो ही 2 दिन के बाद फिर बुलाता है कि भैया ये वाला है, 2 दिन के बाद फिर आ जाना, देख लेंगे काम कितना हो रहा है, दवाई बदलनी होगी तो देखेंगे। बाकी एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है कि आपने 7 दिन की दवाई दे दी, 7 दिन तक आप एक दवाई को खाओगे तब तो उस दवाई का पता लगेगा। आज आपने एक ट्रीटमेंट दिया, कल आप दूसरा कर दो, परसों तीसरा कर दो, फिर चौथा कर दो, फिर बदलते ही रहो, तो कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है आपको पता ही नहीं। ठीक है, एक ट्रीटमेंट जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिक प्रोटोकॉल जो है वो सेम रहना चाहिए। बाकी आपको गर्म कटी स्नान करना है, ग्रीडी स्नान करना है, ग्रीडी स्प्रे करना है, गर्म पात स्नान करना है, ये आप ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट जो है, जैसे सफेदे की भाप हो गई, छाती पीठ पे सेक हो गया, कंप्रेस हो गया, ये आपको जरूर कराने चाहिए। ये अगर आप कराते हो तो इस ट्रैकाइटिस के केस में बहुत अच्छे तरीके से आराम होगा। अब इसी ट्रैकाइटिस के बाद हम देखते हैं कि आसन इसमें कौन से कराए जा सकते हैं। आसन आप सिंपल से कोई से भी आसन ऐसे जो आपके चेस्ट एक्सपेंशन को करा रहे हैं, आप खड़े होकर के ताड़ासन करा सकते हो, खड़े होकर के अर्ध चक्रासन करा सकते हो, पेट के बल लेट करके भुजंगासन करा लो, ये बहुत अच्छे आसन है और कोई भी आसानी से इन आसनों को कर सकता है। ठीक है, प्राणायाम में आप हमेशा धीमी गति से श्वास को भरना और बहुत धीमी गति से श्वास को छोड़ना, डीप ब्रीदिंग जिसको दीर्घ श्वसन बोलते हैं, वो करा लो। उसको कराने के पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करा लो, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ट्रैकाइटिस के केस में भी आपका जो डाइट का प्रोटोकॉल है, आहार चिकित्सा जो है, वो ठंडी और खट्टी चीजें आप बिल्कुल बंद कर दो। आप गर्म चीजों का उपयोग करो। खाना बना है तो बनने के आधे घंटे के इंटरवल पे आप उसको खा लो। बहुत मोटे आटे की रोटी, सब्जी की मात्रा ज्यादा, उसमें चिकनाई विकनाई कम से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसके अलावा आप जो बेसिक फॉलोअप कर सकते हैं वो है, आप गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके दिन में 1/4 चम्मच हल्दी, 1 कप गुनगुना पानी दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का काम करती है, बढ़िया रहेगा। आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, ट्रैकाइटिस के केस में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। गर्म पानी में सेंधा नमक मिला करके आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और कोशिश करिए रात को सोने के पहले नाक में घी जरूर डालिए, गुनगुना या गर्म करके, गाय का घी या बादाम रोगन तेल। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ट्रैकाइटिस के केस में आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम मिलना चालू हो जाएगा।